मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देर किए अपनी कहानी का एक नया सफर शुरू करते हैं। चैप्टर 26। अगर जिंगिया महल पर युवा पीढ़ी के शीर्ष साधकों का अधिकार होता तो विक्रम चौहान सहज ही मान लेता। हालांकि विक्रम दबंग था, लेकिन मूर्ख नहीं। युवा पीढ़ी में उससे बड़े और उससे भी अधिक शक्तिशाली साधक मौजूद थे। कई प्रतिभाशाली तो पहले ही शारीरिक साधना, फिजिकल ट्रेनिंग रेल्म तक पहुंच चुके थे। ऐसे माहिरों से जिंगिया महल के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन था। इसी कारण उसने धैर्य रखा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार जिंगिया महल किसके कब्जे में गया है। लेकिन जब उसे पता चला कि वो तथाकथित निकम्मा, जिसे 1 साल पहले लीलावती नगर भेज दिया गया था, यानी ईशान, अब जिंगिया महल में रह रहा है, तो वो क्रोध से कांप उठा। उसका मन हुआ कि तुरंत जिंगिया महल पहुंचे, ईशान को पकड़कर सबके सामने अपमानित करे और उसकी ताकत को एक एक करके चकनाचूर कर दे। परंतु उसने स्वयं को रोका। उसके चेहरे की मूल आकर्षक मुस्कान अब विकृत और भयानक हो चुकी थी। उसने सोचा, पहला कारण, जिंगिया महल के बाहर परिवार के विशेषज्ञ अंगरक्षक तैनात हैं। उनका प्रमुख तो शारीरिक साधना अवस्था तक पहुंचा हुआ है, जिसके सामने वो घुस भी नहीं सकता। दूसरा कारण, उसे ये जानना था कि परिवार ने आखिर क्यों एक निकम्मे ईशान को ये महल दे दिया। वो अपने सेवक से बोला, क्या तुझे पता है परिवार ने क्यों जिंगिया महल उस बेकार ईशान को दे दिया? नौकर लड़का घबरा कर बोला, युवराज विक्रम, मुझे कारण ज्ञात नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि आज सुबह 8वें बुजुर्ग स्वयं ईशान को लेकर आए। उन्होंने तो यहां तक किया कि मध्यम स्तर के 9 श्रेणी वाले विदेशी पशु तक का उपयोग किया। इसके बाद परिवार प्रमुख महेंद्र चौहान और कई बुजुर्गों ने सभा भवन में उससे मुलाकात की। फिर सीधे उसे जिंगिया महल में स्थानांतरित कर दिया गया। ये सुनकर विक्रम का मन और अधिक अशांत हो गया। मुझे वादा किया गया इनाम अचानक किसी और को दे दिया गया। जरूर कोई विशेष कारण है। पहले मैं इसका पता लगाऊंगा, फिर कदम बढ़ाऊंगा। उसने आदेश दिया, सभी सक्रिय लोगों को लगा दो। सबसे कम समय में मुझे कारण पता लगाओ। जी युवराज विक्रम। नौकर ने दासवत झुककर उत्तर दिया और तुरंत बाहर चला गया। विक्रम ऊपर की मंजिल पर गया और खिड़की से दूर खड़े जिंगिया महल को घूरता रहा। उसके होंठों पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान थी। ईशान, चाहे परिवार ने तुझे क्यों भी चुना हो, लेकिन अगर तूने मेरी चीज पर अधिकार करने की कोशिश की है, तो तुझे मेरे क्रोध का स्वाद चखना ही पड़ेगा। जिंगिया महल, साधना कक्ष के भीतर। ईशान ने गहरी सांस लेकर साधना कक्ष की ऊर्जा को महसूस किया। अद्भुत! यहाँ की प्राण ऊर्जा सचमुच प्रचुर है। कोई आश्चर्य नहीं कि जिंगिया महल चौहान परिवार की सबसे श्रेष्ठ इमारतों में गिना जाता है। असल में ईशान को अभी ये ज्ञान नहीं था कि चौहान परिवार न केवल औषधियों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ भूमि के भीतर 10वीं श्रेणी की आध्यात्मिक नाड़ी प्रवाहित थी। यद्यपि ये केवल न्यूनतम स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी थी, फिर भी उससे स्वतः उत्सर्जित आभा इतनी थी कि हजारों साधकों की आवश्यकता पूरी कर सके। लेकिन ऐसा उपयोग अत्यंत अल्प प्रभावी था। इसलिए परिवार के विशेषज्ञों ने विशेष विधि से उस आभा को एकत्र कर दर्जनों विशेष स्थानों पर केंद्रित किया। जिंगिया महल उन्हीं विशेष स्थानों में से एक था। ईशान ने कक्ष में रखी वस्तुओं को देखा। उसके सामने रखी थीं 30 आत्मिक शिलाएं, 20 निम्न श्रेणी की 10वीं ग्रेड वाली और 10 निम्न श्रेणी की 9वीं ग्रेड वाली। 3 रत्न कलश। पहले कलश में 5 चेरी के आकार की वर्धक गोलियां, की एनहांसिंग पिल्स। दूसरे कलश में हल्के धूसर रंग की गोली, चौहान परिवार की प्रसिद्ध ज़ेंगमेई गोली, ज़ेंगमेई पिल। तीसरे कलश में केवल एक किंगशन गोली, किंगशन पिल, जो मन को स्थिर करती है और साधना के लिए उपयुक्त है। एक 10 बार गढ़ी हुई इस्पाती तलवार, एक दुर्लभ पशु चर्म से बनी बख्तर, लेदर आर्मर। ईशान ने तलवार उठाई, झुलाकर देखा और फिर मुस्कुराया। गुणवत्ता पिछली तलवार जैसी तो नहीं, लेकिन काम चल जाएगी। पिछली तलवार तो वांग परिवार की थी, जिसे लीलावती नगर में ही छोड़ना उचित था।
राजधानी लूनगर में उसका उपयोग केवल अनावश्यक झंझट ही बुलाएगा। उसने कवच पहनकर देखा। पूरी ताकत से वार करने पर भी तलवार उसे भेद नहीं सकी। ये देखकर उसके मन में संतोष भर गया। ये सब वस्तुएं, आत्मिक शिलाएं, औषधियां, तलवार और कवच परिवार की ओर से उसे दी गई भरपाई थीं, क्योंकि अब से उसे परिवार के वैध पुत्रों जैसी सभी सुविधाएं और अधिकार मिलने वाले थे। ईशान ने गहरी सांस लेकर एक 10वीं ग्रेड की आत्मिक शिला अपनी हथेली में कसकर पकड़ ली और साधना प्रारंभ की। चैप्टर 27। लेकिन आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन से आभा को सोख कर साधना बढ़ाने के बजाय ईशान ने पहले एक ज़ेंगमेई गोली निकाली। फिर उसने अपने मन में मौजूद कॉपी और पेस्ट क्षमता को सक्रिय किया और ज़ेंगमेई गोली की नकल करना शुरू कर दिया। साधना की प्राकृतिक प्रतिभा, कल्टीवेशन टैलेंट के अलावा किसी योद्धा की अंतिम उपलब्धि उसके समझ, क्षमता और अवसर पर निर्भर करती है। साधना, प्रतिभा और समझ तो जन्मजात होती है, लेकिन क्षमता को निरंतर बढ़ाया जा सकता है। हम क्षमता को कई तरीकों से बढ़ा सकते हैं, जैसे उच्च स्तर की साधना कला, श्रेष्ठ मार्शल आर्ट सीखना वगैरह। लेकिन नसों की मजबूती भी क्षमता बढ़ाने का एक अहम कारक है। ज़ेंगमेई गोली, जो कि 10वीं श्रेणी की सर्वोत्तम औषधि है, की नकल करने के लिए अत्यधिक आभा चाहिए। एक अकेला 10वीं श्रेणी का आत्मा पत्थर पर्याप्त नहीं था। इसलिए जैसे ही उसके हाथ का आत्मा पत्थर समाप्त हुआ, ईशान ने बिना झिझक 3 और आत्मा पत्थर निकाल लिए और नकल की प्रक्रिया जारी रखी। इस प्रक्रिया में 20 10वीं श्रेणी के आत्मा पत्थर खर्च हो गए और कुल मिलाकर केवल 13 ज़ेंगमेई गोलियां तैयार हुईं। सोचिए, इस बार परिवार ने उसे जो 20 आत्मा पत्थर दिए थे, वे सभी अत्यंत उच्च गुणवत्ता के थे, जिनमें आभा साधारण पत्थरों से कहीं ज्यादा थी। फिर भी केवल 3 आत्मा पत्थरों से 2 गोलियां ही बनी। इससे साफ पता चलता है कि ज़ेंगमेई गोली में कितनी चमत्कारी ऊर्जा निहित है। अब उसके पास अभी भी करीब 20 9वीं श्रेणी के आत्मा पत्थर बचे थे। ईशान ने नकल प्रक्रिया रोक दी और उनमें से एक पत्थर निकालकर आभा को सोखना शुरू किया, ताकि नसों में ऊर्जा भर सके। अगले कुछ दिन ईशान ने बाहर निकले बिना साधना में बिताए। आधा समय उसने आभा सोखकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगाया और आधा समय तलवार कला का अभ्यास किया। 3 दिन बाद उसकी 12 नसें पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर चुकी थीं। शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस करके उसका दिल जैसे बाहर फटने को हुआ। उसने उस भावना को दबाया नहीं, बल्कि अभ्यास कक्ष से बाहर निकलकर आंगन में कदम रखा और विशेष प्रशिक्षण स्थल पर खड़ा हो गया। वहां उसने मन को शांत किया, सांसों को संयमित किया और लोहे की तलवार हाथ में ली। बायां पैर आगे बढ़ाया, तलवार ऊंची उठाई और पूरी आध्यात्मिक शक्ति को तलवार में उड़ेलते हुए एक जोरदार चीख लगाई। हा! अगले ही पल उसकी तलवार ने हवा को चीरते हुए ऐसा प्रहार किया कि तलवार की धार से आगे शून्य सी खाली जगह बन गई। एक ही वार के साथ उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। उसके शरीर और आत्मा का आधा बल चुक चुका था। लेकिन थकान की परवाह किए बिना ईशान ने आंखें मूंद लीं और उस विशेष अनुभव को याद करने की कोशिश करने लगा। पर अफसोस, वो अनुभूति क्षणभंगुर थी और अब बार-बार प्रयास करने पर भी नहीं लौट रही थी। उसने फिर से आत्मा पत्थर निकालकर ऊर्जा पुनः भरी और वही वार कई बार दोहराने की कोशिश की। 2 दिन लगातार यही चलता रहा। थोड़ा अभ्यास, फिर ऊर्जा खत्म होते ही पुनः साधना, फिर नींद। लेकिन उस विशेष अनुभव का अनुभव दोबारा नहीं हुआ। ईशान को समझ आ गया कि ऐसी चीजें संयोग से ही होती हैं, जबरदस्ती नहीं। जब वह साधना कक्ष में लौटा और 12 नसों में बहती ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया, तो उसने पाया कि इन 2 दिनों के अभ्यास ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को और भी मजबूत कर दिया है, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में। उसे अंदाजा हुआ कि बार-बार पूरी ऊर्जा खर्च कर देना और फिर उसे भरना ही शक्ति को परिष्कृत कर रहा है। अब उसकी नसें पूरी तरह भरी हुई थीं। यह तीसरे स्तर की क्यूई रिफाइनिंग अवस्था को भेदने का उचित समय था। लेकिन
तुरंत तोड़ने के बजाय ईशान ने पहले एक ज़ेंगमई गोली खा ली। जैसे ही औषधि शरीर में असर करने लगी, उसकी नसें धीरे-धीरे और मजबूत और चौड़ी होने लगीं। दर्द असहनीय था, मानो नसें फट जाएंगी, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद लाभकारी थी। एक ज़ेंगमई गोली ने ही उसकी नसों को काफी मजबूत बना दिया। पहले जो नसें पूरी भरी हुई थीं, उनमें अब और आभा समा सकती थी। ईशान बहुत उत्साहित था। उसके पास अभी भी 13 और गोलियां बची थीं। अगर वो सभी खा ले तो उसकी नसों की मजबूती कम से कम 10% तक बढ़ जाएगी। मत भूलिए, 10% की वृद्धि कोई मामूली बात नहीं। यह उसकी शक्ति को सीधे कई गुना तक बढ़ा सकती थी। पहले ही उसकी नसें साधारण योद्धाओं से कई गुना मजबूत थीं, जिसके कारण दूसरी परत की अवस्था में होते हुए भी वो तीसरी परत के योद्धाओं से टक्कर ले सकता था। अब अगर नसें 10% और मजबूत हो जाएं, तो वो चौथी परत के योद्धाओं को भी चुनौती दे सकता था। क्यूई रिफाइनिंग की चौथी परत केवल एक छोटी अवस्था का अंतर नहीं थी। यह असल में एक बड़ा छलांग था, प्राथमिक स्तर से मध्य स्तर की ओर। यही तो असली प्रतिभा कहलाती है, जो न सिर्फ असाधारण समझ और जन्मजात क्षमता रखे, बल्कि ऊंची परत वालों से भी मुकाबला कर सके। ईशान ने उत्साहित होकर अगले कुछ दिनों में बाकी 13 ज़ेंगमई गोलियां भी खा लीं। परिणाम वही निकला जो उसने सोचा था। उसकी नसें अब 10% से अधिक मजबूत और चौड़ी हो चुकी थीं। अपनी शक्ति में आए इस स्पष्ट उछाल को महसूस करके ईशान का आत्मविश्वास दोगुना हो गया। 20 ऊपरी स्तर के 10वीं श्रेणी के आत्म पत्थर समाप्त होने के बाद भी उसके पास अब भी 9वीं श्रेणी के 20 आत्म पत्थर शेष थे, जिनमें और भी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। बिना किसी झिझक के ईशान ने उन पत्थरों का उपयोग करके फिर से ज़ेंगमी गोलियां प्रतिलिपि करना शुरू कर दिया। एक 9वीं श्रेणी का आत्म पत्थर 9 ज़ेंगमी गोलियां प्रतिलिपि कर सका। ईशान ने उन्हें क्रमशः लेना शुरू किया, लेकिन गोलियों की संख्या बढ़ने के साथ ही उसने महसूस किया कि अब उनका असर कम होता जा रहा है। 9 गोलियां मिलकर भी केवल 1/3 मेरिडियन नाड़ियों को ही मजबूत कर पाईं। शुरुआत के मुकाबले ये प्रभाव आधे से भी कम था। ईशान समझ गया कि उसकी नाड़ियां अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हैं। अगर वो ज़ेंगमी गोलियां लेना जारी रखेगा, तो असर न सिर्फ कम होता जाएगा, बल्कि नाड़ियों को हानि भी पहुंचा सकता है। आखिर हर औषधि में 3 जहर छिपे होते हैं, और 10वीं श्रेणी की गोलियां तो और भी अधिक विषैली होती हैं। नाड़ियों में खालीपन महसूस करते ही ईशान ने अपने मन को स्थिर किया और आत्मा पत्थर से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करना शुरू किया। शायद इसलिए कि उसकी नाड़ियां पहले से कहीं अधिक मजबूत और चौड़ी हो चुकी थीं, इस बार ऊर्जा खींचने की गति भी कुछ अधिक तेज हो गई। आधे दिन में ही उसने एक 9वीं श्रेणी का आत्म पत्थर पूरी तरह से सोख लिया। इस समय उसकी 12 नाड़ियां फिर से आध्यात्मिक शक्ति से भर चुकी थीं। गुप्त रूप से हिसाब लगाने पर उसने पाया कि ज़ेंगमी गोलियां लेने के बाद उसकी नाड़ियों की शक्ति पहले से 3 गुना हो गई है। उसकी ताकत कम से कम 70% बढ़ चुकी थी। अब उसकी शक्ति इतनी थी कि वो प्राण शोधन अवस्था की चौथी परत वाले योद्धाओं को भी हराने में सक्षम हो गया था। लेकिन एक चिंता उसके मन को खाई जा रही थी। वो आत्म पत्थरों को बहुत तेजी से खर्च कर रहा था। 9वीं श्रेणी के आत्म पत्थर अधिक दिन तक नहीं टिक पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो होगा, उसने मन ही मन सोचा और बेकार की चिंताओं को झटक कर आगे की योजना बनाने लगा। हालांकि उसकी 12 नाड़ियां ऊर्जा से भरी थीं और वे अगले स्तर पर टूटकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन ईशान ने तुरंत तोड़कर आगे बढ़ना नहीं किया। इसके बजाय वो अभ्यास कक्ष से निकलकर अटारी के सभागार में गया और आदेश दिया, चुनसिंग, मेरे लिए भोजन की एक मेज तैयार करो। जब वो पहली बार जिंग्या पैविलियन में आया था, तब उसने 4 सुंदरियों बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत को अपने पास से हटाने का फैसला किया था। उसका उद्देश्य था मन को शांत रखना और साधना में किसी प्रकार का व्यतिक्रम न होना। इसलिए उसने आते ही पहरेदार से कहा कि प्रधान प्रबंधक को बुलाकर उन्हें कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन इस मामले में प्रधान प्रबंधक बहुत असहज हो गया। चारों सुंदरियां विशेष रूप से जिंग्या पैविलियन के लिए नियुक्त की गई थीं, और प्रबंधक के पास उन्हें हटाने का अधिकार नहीं था। केवल कुलपति का आदेश ही उन्हें वहां से भेज सकता था। प्रबंधक ने सावधानी से कहा, युवा स्वामी, यदि चारों लड़कियों को सचमुच यहाँ से हटाया गया तो उनका भाग्य अच्छा नहीं होगा।
हमारे चौहान कुल के नियमों के अनुसार जिन दासियों को स्वामी अस्वीकार करता है उन्हें वेश्यालयों में बेच दिया जाता है। ये सुनकर ईशान तुरंत चुप हो गया। वो जानता था कि वेश्यालय किसी भी स्त्री के लिए नरक के समान है। अपनी साधना की शांति के लिए वो 4 निर्दोष युवतियों का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने तय किया कि केवल चुनसिंह, जो सबसे बड़ी, सबसे शांत और आज्ञाकारी थी, वही उसकी देखभाल करेगी। बाकी 3 अपनी अपनी कोठरी में रहेंगी। जी स्वामी, चुनसिंह बोली और जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने राहत की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखा। अभी अभी ईशान का जो गंभीर रूप उसने देखा था, वो उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। उसके गालों पर हल्की लाली दौड़ गई। युवा स्वामी आज कुछ अलग लग रहे थे। क्या ये मेरा भ्रम है? उसने धीरे से सोचा। भोजन और विश्राम के बाद ईशान अपने कक्ष में लौट आया और गहरी नींद ली। जागने के बाद वो सीधे अभ्यास कक्ष पहुंचा। अब उसकी पूरी तैयारी थी कि वो प्राण शोधन अवस्था की तीसरी परत को तोड़कर आगे बढ़े। ईशान को 100% विश्वास था कि ये तोड़कर आगे बढ़ना सफल होगा। कारण था उसकी 12 नाड़ियों में उमड़ती हुई प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति, जो अब उसके निचले उदर में एक दंतियन खोलने के लिए पर्याप्त थी। और साथ ही उसके पास 8 आत्मबल वर्धक गोलियां भी थीं, जो संकट की घड़ी में उसे और मजबूत बना सकती थीं। सुनिश्चित करने के लिए उसने एक गोली मुंह में रख ली, लेकिन निगली नहीं। पहले उसने अपनी 12 नाड़ियों की समस्त शक्ति को निचले उदर की ओर प्रवाहित किया और दंतियन की बाधा को तोड़ने में लगा दिया। साधारण योद्धाओं की तुलना में 10 गुना अधिक शक्ति के साथ उसने शीघ्र ही वो बाधा भीव डाली और दंतियन का द्वार खोल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ईशान ने दांत भींचकर उस असहनीय पीड़ा को सहा और पूरी शक्ति लगाकर दंतियन को विस्तारित करता रहा। लगभग 10 मिनट बाद धड़ाम, निचले उदर से हल्की गर्जना हुई और नाड़ियों में उमड़ती शक्ति नवनिर्मित दंतियन में समा गई। 12 नाड़ियों की शक्ति के वहां प्रवाहित होते ही ईशान ने अपने दंतियन का आकार साफ देखा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये इतना विशाल कैसे हो सकता है? आमतौर पर साधारण प्रतिभा वाले योद्धा का दंतियन चावल के दाने जितना छोटा होता है, असाधारण प्रतिभा वालों का भी सोयाबीन के बराबर। चौहान कुल के अभिलेखों में दर्ज है कि उसके पूर्वजों ने तीसरी परत पर पहुंचने पर चेरी जितना बड़ा दंतियन खोला था और तब भी पूरा कुल चकित रह गया था। लेकिन ईशान का दंतियन पानी के प्याले जितना बड़ा। इसका मतलब था कि उसकी शक्ति अपने समान स्तर के योद्धाओं से कई दर्जे अधिक है। हिसाब लगाने पर उसने पाया कि उसकी शक्ति अब प्राण शोधन अवस्था की 5वीं परत वाले योद्धाओं से भी अधिक है। साधारण प्रतिभा वालों की 6ठी परत से भी वो बिना पीछे हटे मुकाबला कर सकता है। इतनी अपार शक्ति से ईशान प्रसन्न था, पर साथ ही चिंतित भी। जितना बड़ा दंतियन उतनी ही अधिक ऊर्जा चाहिए उसे भरने के लिए। अगर उसके पास 19वीं श्रेणी के आत्म पत्थर होते तो वो 7वीं या 8वीं परत तक तोड़कर आगे बढ़ सकता था, लेकिन वर्तमान भंडार उसे केवल 6ठी परत तक ही पहुंचा सकता था, वो भी शायद मुश्किल से। फिर भी उसने राहत की सांस ली। अब वो अपने कुल के उन बच्चों की बराबरी कर चुका था जिन्होंने उससे 1 साल पहले साधना शुरू की थी। हालांकि वैद वंशजों से वो थोड़ा पीछे था, लेकिन ये उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उसका अगला लक्ष्य था कुल से दंतियन विस्तार औषधि प्राप्त करना। ये 9वीं श्रेणी की निम्न स्तरीय औषधि थी, जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां और कठिन विधि चाहिए थी। लेकिन अगर वो उसे हासिल कर सका तो उसकी प्रगति और तेज हो जाएगी। Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more videos.